मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज व्यवस्थापिका के और उसके आगे देखें, पिछली चर्चा में जितना हुआ था उसके आगे बढ़ें। व्यवस्थापिका में ये 3 बातें अलग से देखी जाती हैं। एक है समिति व्यवस्था। समिति व्यवस्था प्रत्येक सदन में छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। समितियां करती क्या हैं? जब सदन में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक पर विस्तार से और सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने के लिए समितियां काम करती हैं। सूक्ष्मता पूर्वक विचार विमर्श, गहराई से किसी विषय पर विचार विमर्श करना इतने बड़े बड़े सदनों में संभव नहीं है। इसलिए अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं और इन समितियों में ऐसे विधेयकों को भेजा जाता है। विधेयकों पर समितियां विस्तार से विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट सदन में देती है। सदन में उस पर मोटे तौर पर चर्चा होती है और उसके बाद उसको पारित कर दिया जाता है। दुनिया के सभी देशों में ऐसी समिति व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में बजट के जितने भी प्रावधान हैं, बजट में अलग अलग मंत्रालयों के जितनी भी मांगे होती हैं, इनमें से लगभग सभी को कुल मिला करके 15-20 समितियों के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया गया है। और ये 15-20 समितियां बजट के प्रावधानों पर या जो व्यय या अनुदान और जो प्राप्ति की बातें होती हैं, इन सभी पर यह समितियां अपना अलग अलग विचार करके सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। तो समिति व्यवस्थाओं के होने से सदन का काम, संसद का काम बहुत अच्छी तरह से आसानी से आगे बढ़ जाता है। ज्यादा विचार विमर्श करने की पूरे सदन में आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया के सभी देशों में समिति व्यवस्थाएं पाई जाती है। फिर समापन प्रक्रिया। यदि सदन में किसी विषय पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो उसको बंद करने की प्रक्रिया, क्या उसको बंद किया जा सकता है? यह तो हम और आप सबको जानते हैं कि हमारे देश में या दुनिया की किसी भी देश में जो भी नागरिक सदन का सदस्य बनते हैं, सदन की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनके हाथ में एक बार यदि माइक आया तो घंटों तक लगातार बोलते जाते हैं और कोई बिना किसी रोक टोक के और भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मान लीजिए किसी विधेयक पर सदन में चर्चा चल रही है और सदस्य और ज्यादा बोलना चाह रहे हैं, तो फिर यदि एक ही विषय पर महीनों तक चर्चा हो तो सदन की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी? सदन अपना काम किस प्रकार से कर पाएगा? इसलिए सदन में किसी विधेयक पर चल रही चर्चा को रोकने के लिए, बंद करने के लिए और फिर मतदान करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन प्रक्रिया कहती है। अब उदाहरण के लिए देखिएगा, यह समापन प्रक्रिया की बात जब हो रही तो चला अमेरिका चलें। अमेरिका में फिलिबस्टरिंग होती है। फिलिबस्टरिंग ये सीनेट की एक बहुत ही दूषित प्रथा है। क्या है फिलिबस्टरिंग? FILIBUSTERING, फिलिबस्टरिंग। इसके अंतर्गत यदि मान लीजिए सीनेट में किसी विषय कोई विधेयक पेश किया गया और मान लीजिए सदन के 2, 3, 4, 5 सदस्य यह चाहते हैं कि यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए, तो वो अपना एक गैंग बना लेते हैं और गैंग बना करके एक एक सदस्य फिर भाषण देना शुरू करता है। कोई सदस्य चाहे तो किसी पुस्तक को लेकर के पढ़ना शुरू कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। तो ऐसे 4-5 सदस्य मिलकर के किसी विधेयक पर महीनों तक भाषण को, विवाद को, वाद विवाद को लंबा खींच सकते हैं। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप हो गया, बहुत हो गया और मत बोलिए, बैठ जाइए, आप नहीं कह सकते। 1953 में सीनेटर मोरिस ने लगातार 22 घंटे 53 मिनट तक भाषण दिया था।
ये अभी तक अमेरिका का रिकॉर्ड है, 22 घंटा 53 मिनट। सोचिए कि सीनेट में कामकाज कैसे चलता है। तो सीनेट में इसके लिए एक व्यवस्था यह की गई कि किसी विषय पर यदि वाद विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो चलते हुए वाद विवाद को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, और यदि सीनेट के 2/3 सदस्य समापन के पक्ष में हैं, तब जाकर के उस विषय पर चर्चा समाप्त हो सकेगी। तो फिलिबस्टरिंग सीनेट में है। अपने भारत में जैसे प्रथम सदन में, विशेष करके प्रथम सदन में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होती है। प्रथम सदन के सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो भारत में या इंग्लैंड आदि देशों में जहां संसदीय व्यवस्थाएं हैं, वहां पर किसी विषय पर चल रहे वाद विवाद को समाप्त करने के लिए 4 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला है सामान्य समापन। सामान्य समापन का मतलब, यदि मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा चल रही है और कोई सदस्य यह सोचता है कि इस विषय पर पर्याप्त चर्चा सदन में हो चुकी है, तो वह एक सामान्य सा प्रस्ताव पेश करता है कि इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अधिकांश सदस्य इस विषय पर अपना विचार प्रकट कर चुके हैं, इसलिए सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर वाद विवाद को समाप्त किया जाए और मतदान की कार्यवाही शुरू की जाए। तो स्पीकर यदि उसको स्वीकार कर लेता है, तब उस विषय पर सीधे मतदान ले लिया जाता है, और मतदान में यदि अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में है कि वाद विवाद समाप्त किया जाए, तो फिर वाद विवाद को समाप्त करने की घोषणा स्पीकर के द्वारा की जाती है, और फिर आगे फिर मतदान ले लिया जाता है। ये हुआ सामान्य समापन। दूसरा है विभागीय समापन। यदि मान लीजिए कोई विधेयक बहुत बड़ा है, जैसे भारत में एक संशोधन विधेयक पेश किया गया था, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, उसमें 50-60 अनुच्छेद थे। तो यदि मान लीजिए कोई विधेयक बहुत बड़ा है और उसमें अनुच्छेदवार या अलग अलग सेक्शंस वाइज, विभागवार उस पर चर्चा हो रही है, और किसी विभाग पर चर्चा पर्याप्त रूप में हो चुकी है, तो उस विभाग पर, उस सेक्शन पर चर्चा को समाप्त करने के लिए और फिर मतदान करने के लिए सदस्य कोई प्रस्ताव पेश करता है। फिर यदि सदन की सहमति मिल जाती है, तो उस विभाग पर चर्चा समाप्त करके फिर आगे के अगले सेक्शन पर चर्चा फिर शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं विभागवार समापन। अब तीसरा होता है गिलोटिन। गिलोटिन की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। यहाँ पर चूंकि व्यवस्थापिका पर चर्चा हो रही है, इसलिए गिलोटिन पर हम पुनः विचार करेंगे। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन की बहुत ही रोचक और एक बहुत बड़ी बात है। वह क्या है देखिएगा। जब फ्रांस में लुई वंश का शासन था, तो वहां पर आए दिन लोगों को सम्राट मृत्यु दंड की सजा सुनाता था। उसकी इच्छा हुई, क्योंकि उसका शासन निरंकुश था, इसलिए उसने वह कई लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाता था। तो गिलोटिन नाम के एक व्यक्ति ने एक विचार यह किया कि जब हम किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा दंड देते हैं, मृत्यु दंड, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड होता है, क्योंकि व्यक्ति है, मतलब उसके लिए सबसे प्रमुख है उसका जीवन, उसका प्राण। और जब हम किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा जब दंड दे रहे हैं, तो उसको ऐसा इस ढंग से मृत्यु दंड दिया जाए कि उसको ज्यादा तड़फने का अवसर न मिले, और कुछ ही सेकंड में, 1, 2, 4 सेकंड के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु दंड के कई तरीके होते हैं। मृत्यु दंड देने के, जैसे पुराने जमाने में जहर दिया जाता था, विष का प्याला लोगों को दिया जाता था, लोग पियो। तो विष का प्याला, विष पीने के कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी, वह तड़पता भी था। जैसे सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था। भारत में सूली प्रथा थी। फिर इंजेक्शन देकर के लोगों को मारा जाने लगा, जहर का इंजेक्शन। इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके बिजली करंट लगा करके उसको मारा जाता था। जहर की दवाई दी जाती थी। अनेक प्रकार के इस प्रकार से तरीके होते हैं। फिर फांसी इजाद किया गया।
फांसी भी एक वर्तमान समय में जो मृत्युदंड के जो तरीके हैं उनमें वर्तमान समय में फांसी को ही अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो आज दुनिया के सभी प्रजातांत्रिक देशों में जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको फांसी के द्वारा ही मृत्युदंड दिया जाता है। तो गिलोटिन ने यह कहा कि हम कि सजा याफ्ता व्यक्ति को, किसी अपराधी को हम इस प्रकार से दंडित करें कि उसको तड़पने का मौका कम से कम मिले, 2-4 सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसने एक डिजाइन बनाया और डिजाइन बना करके सम्राट लुई के सामने, लुई सम्राट के सामने उसने पेश किया। उसका क्या था, जैसे ये एक फ्रेम है लकड़ी का और इसके यहां पर व्यक्ति, लकड़ी का फ्रेम, चौकोर फ्रेम, यहां पर व्यक्ति अपना सिर रखेगा, ऊपर में एक धारदार हथियार होता था। जैसे ही मजिस्ट्रेट का इशारा होता था, जल्लाद या वहां पर कर्मचारी इस ब्लेड को, बहुत धारदार और भारी हथियार होता था, तो उस बटन को दबा देने से वह हथियार नीचे गिर जाता था। नीचे गिरते ही उस व्यक्ति का शरीर, सिर अलग, धड़ अलग, और विद इन सेकेंड या 1 या 2 सेकेंड के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो लुई सम्राट ने इस पद्धति को स्वीकार किया। और देखिएगा, जब और इस प्रकार से ग्राउंड में जब 1789 में क्रांति हुई, राज्य क्रांति हुई फ्रांस में, तो बहुत बड़े बड़े मैदानों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे गिलोटिन स्थापित कर दिए गए और लाखों लोगों को इस प्रकार से गिलोटिन किया गया, मतलब मारा गया। और आपको आश्चर्य होगा, और ये विधि की विडंबना देखिए कि गिलोटिन को भी गिलोटिन से मारा गया। गिलोटिन को गिलोटिन से मारा गया। इसका एक उदाहरण आपको फिल्म अमर अकबर एंथोनी में ये एक उदाहरण मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। उसको देखिएगा, फिर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि गिलोटिन क्या है। तो इस गिलोटिन का व्यवस्थापिका में क्या काम है, उसको देखिएगा। जब कभी भी किसी विधेयक पर सदन में चर्चा होनी होती है तो सदन का अध्यक्ष, स्पीकर, सदन के प्रमुख दलों के नेताओं को बुला करके अपने कक्ष में मीटिंग करता है, बैठक बुलाता है। बैठक बुला करके उनसे चर्चा करता है और ये तय करता है कि भाई उस विधेयक पर हम 10 घंटा टाइम देते हैं। चर्चा, वाद विवाद, सब काम के लिए 10 घंटा हम टाइम निर्धारित करते हैं। सबकी सहमति हो जाती है। अब वाद विवाद सदन में शुरू होता है। इस 10 घंटे के अंदर 1, 2, 4, 10, 15, 50, 100 जितने भी लोग बोलना चाहें, जितने भी सदस्य वाद विवाद में भाग लेना चाहे ले सकते हैं, जितना समय तक चाहे बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10 घंटे का समय पूरा हुआ, स्पीकर ने देखा 10 घंटा पूरा हुआ, तो चर्चा चाहे पूरी हो चुकी हो चाहे अधूरी चर्चा हुई हो, सीधे उस पर मतदान समाप्ति, उस पर चर्चा समाप्ति की घोषणा करता है और मतदान का आदेश दे देता है। मतलब उस विधेयक पर चर्चा को पूरी तरह से खत्म करना और मतदान का आदेश देना, इसको गिलोटिन कहते हैं। ये गिलोटिन हुआ। फिर आगे है कंगारू समापन। कंगारू समापन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर पाया जाता है जिसे कंगारू कहते हैं। वह उछल उछल कर चलता है, उछल उछल कर। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो बीच में गैप हो गया, उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब सदन में किसी विधेयक पर चर्चा होनी है तो जिन प्रमुख बिंदुओं को विवादास्पद माना जा रहा है, स्पीकर सदन के प्रमुख नेताओं को बुला करके मीटिंग करता है और उनसे यह सहमति ले लेता है कि इस विधेयक पर अमुक अमुक विषयों पर चर्चा हो, बाकी को छोड़ दिया जाए, सामान्य से प्रावधान है। तो किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रमुख विषयों को चुनकर बाकी को छोड़ देना, केवल मतदान के लिए रखना, उसको कहते हैं कंगारू समापन। किसी विषय पर, किसी विधेयक के प्रमुख विषयों को चर्चा के लिए चुन लेना, बाकी को केवल मतदान के समय ही प्रस्तुत करना। सभी विधेयक के सभी प्रावधान पर चर्चा नहीं होती, केवल प्रमुख विषयों पर जो विवादास्पद विषय हैं, उस बिंदु हैं, केवल उन्हीं पर चर्चा होती है।
बाकी को उसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कंगारू समापन। इस प्रकार से 4 प्रकार के समापन प्रक्रियाएं सदन में चल रही वाद विवाद को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब आगे है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधान क्या है कि संसद के पास, व्यवस्थापिका के पास समय की कमी होती है, तो व्यवस्थापिका क्या करती है, किसी विधेयक के मूल रूप को चर्चा करके पास कर देती है और बाकी नियम बनाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप देती है। किसी विधेयक को मोटे तौर पर चर्चा करके पास कर देना और आगे की कार्यवाही की जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप देना, इसे कहते हैं प्रदत्त विधायन। देखिए, एक मूल शक्ति होती है, दूसरी प्रदत्त शक्ति होती है। व्यवस्थापिका की मूल शक्ति क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका की मूल शक्ति क्या है? कानून लागू करना। लेकिन यहां पर क्या होता है, विधायन प्रदत्त किया जा रहा है। विधायन मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जा रहा है? कार्यपालिका को। तो यह जो कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। मतलब विधायन की शक्ति आपकी मूल शक्ति नहीं है, आपको प्रदत्त किया जा रहा है कि आप ये काम करिए। नियंत्रण का अधिकार विधायिका को होगा, लेकिन कानून बनाने का काम, नियम बनाने का काम कार्यपालिका को जहां पर सौंपा जाता है, उसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक चीज और है, दुनिया में जितने भी कानून हैं, विभिन्न देशों में जितने भी कानून, हजारों लाखों कानून हैं, इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह जो नियम बनाना है, नियम बनाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है और यह नियम जो प्रशासन बनाता है वह मूल विधेयक, मूल कानून के अनुरूप होता है। संसद ने विधेयक पास किया, कानून बना, उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए कानून के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो नियम बनाते हैं वे उस कानून के अनुरूप बनाते हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। और ये जो नियम बनाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा नियम बन गया जो मूल विधेयक के, मूल कानून के विपरीत है, तो सदन में इस पर चर्चा हो सकती है और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है कि जो प्रावधान है आप गलत कर रहे हैं, गलत, आप उसको ठीक करिए। तो इसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। मतलब कार्यपालिका को विधायिका जब कानून बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति दे देती है, उसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। ये 3 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखिएगा व्यवस्थापिका का संगठन। जहां तक व्यवस्थापिका के संगठन का प्रश्न है, दुनिया में 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक है एक सदनीय व्यवस्थापिका, दूसरा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका और तीसरा है त्रिसदनीय व्यवस्थापिका। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। दुनिया में आज की तारीख में कहीं पर भी 3 सदनों वाली व्यवस्थापिका नहीं है। तो फिर ये विचार आया कैसे? फ्रांस में एक बार 3 सदन स्थापित किए गए थे, लेकिन फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के लोगों ने जब देखा 3 सदनों का होना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि कार्यों का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्तिकरण हो रहा है, कोई मतलब नहीं है 3-3 सदनों तक किसी विषय पर, एक ही विषय पर 3 सदन अलग अलग चर्चा करेंगे, फिर लंबा चौड़ा, वह व्यावहारिक नहीं हो पाया। आखिरकार फ्रांस ने उस 3 सदनों की प्रथा को समाप्त करके 2 सदनों की व्यवस्था को स्वीकार किया। जहां तक 1 और 2 सदनों का प्रश्न है, दुनिया के लगभग 50-52 देश ऐसे हैं जहां पर व्यवस्थापिका का 1 सदन है और दुनिया के लगभग इतने ही देश और हैं जहां पर व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। वैसे वर्तमान समय में प्रायः दुनिया के जितने भी देश हैं, चूंकि सबकी जनसंख्या करोड़ों के ऊपर है, तो ऐसे करोड़ों की जनसंख्या वाले देशों में हम प्रायः 2 सदनों की प्रथा देखते हैं। अब आप कहेंगे कि करोड़ों की जनसंख्या, तो लेकिन स्विट्जरलैंड में तो कुल मिलाकर 25-26 लाख की जनसंख्या है, वहां पर भी 2 सदन हैं।
तो ऐसा कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि अमुक देश में इतनी जनसंख्या है तो एक सदन होगा और इससे ज्यादा है तो दो सदन, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक देश अपने व्यवस्था और सुविधा के दृष्टिकोण से सदन कितने होंगे यह तय करता है। तो दुनिया में एक सदन भी है, दो सदन भी हैं। वैसे दो सदनों की प्रथा बहुत ज्यादा देखी जा सकती है, ये बात है। तो तीन सदनों की प्रथा आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। अब देखिएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क और एक सदनी व्यवस्थापिका के विरुद्ध तर्क, इस पर थोड़ा सा विचार करिए कि दो सदनों की प्रथा का विकास या उसका प्रारंभ कहां से हुआ। पिछली चर्चा में यह बात सामने आई थी कि इंग्लैंड में संसद के सदस्य के रूप में तीन वर्ग के लोगों को बुलाया गया मॉडल पार्लियामेंट में। एक तरफ थे धार्मिक नेता, चर्च के जितने बड़े बड़े पादरी थे, प्राइस्ट थे, इन सबको एक जगह बुलाया गया। दूसरे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जमींदार, जागीरदार, सामंत, ऐसे लोगों को बुलाया गया। और तीसरे वर्ग में आम जनता के, नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। तो ये तीनों वर्ग के लोग अलग अलग समय में आते थे, सम्राट के साथ इनका इंटरेक्शन होता था, आपस में चर्चा होती थी और चर्चा होकर के फिर लोग अपनी समस्याएं रखते थे, सम्राट भी अपनी बातें कहता था, वो लोग भी अपनी बातें कहते थे। इस प्रकार से इनके बीच संवाद, कथोपकथन चलता रहा। तीन वर्ग थे, धार्मिक नेता, सामंत, जमींदार और आम जनता के प्रतिनिधि। आगे चल करके धार्मिक नेताओं और सामंतों ने यह तय किया, क्योंकि हम आम जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम समाज के एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए चलो हम दोनों वर्ग एक साथ एक जगह पर बैठते हैं। तो जहां पर समाज के उच्च वर्ग के लोग बैठने लगे, उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लाड़ सभा। आम जनता के और नगरों के प्रतिनिधियों ने सोचा कि हम तो आम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा इनसे कोई मेल नहीं हो सकता, हम अलग बैठेंगे। इनका नाम हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स सभा। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में दो सदनों की प्रथा विकसित हुई। और जब इंग्लैंड में दो सदनों की प्रथा विकसित हुई, दुनिया के विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के दो दो सदन बनाने प्रारंभ किए। एक मजेदार बात हुई, अमेरिका का संविधान जब बन रहा था तो थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, थॉमस जेफरसन भी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान सभा के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए थे। लेकिन इस बीच उनको कहीं फ्रांस जाना पड़ा, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। तो सम्मेलन की कार्यवाही को छोड़ करके उन्होंने फ्रांस की यात्रा की। और जब फ्रांस से वापस आए 3-4-5 महीने के बाद, तो उनको सूचना मिली कि अमेरिका में संविधान बन गया है और उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। तो उनको पता चला कि व्यवस्थापिका के दो सदन बनाए गए, कांग्रेस दो सदनों पर स्थापित किया गया है। तो सवेरे सवेरे जॉर्ज वाशिंगटन के पास पहुंचे, उनके दोस्ती थी उनके बीच। तो जॉर्ज वाशिंगटन के सामने वो बैठे, कॉफी आया। पहले कप और प्लेट में कॉफी दिया जाता था, चाय पहले कप और प्लेट मिला करके दिया जाता था, कप के नीचे प्लेट रखा जाता था और उसमें चाय या कॉफी सर्व किया जाता था। कॉफी का प्लेट आया, दोनों ने अपना प्लेट और कप लिया, कॉफी पीने लगे। तो जेफरसन ने क्या किया, कप से कॉफी प्लेट में उड़ेलते हुए वाशिंगटन से पूछा, मिस्टर वाशिंगटन, आपने कांग्रेस के दो सदन क्यों बनाए? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, आपने अपने कप की कॉफी प्लेट में क्यों उड़ेली? तो जेफरसन ने कहा, ठंडा करने के लिए। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, हाँ, हमने इसीलिए कांग्रेस के दो सदन बनाए, ठंडा करने के लिए। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यदि प्रथम सदन जल्दीबाजी में तत्कालिक रूप में कोई काम करता है, बिना ज्यादा विचार विमर्श के काम करता है, तो दूसरे सदन में जो थोड़ा सा समय मिलेगा,
दूसरा सदन प्रथम सदन की जल्दीबाजी को रोकेगा। हड़बड़ाहट में काम करने की प्रवृत्ति जो एक सदन में होगी वह दूसरे सदन में जाकर के ठंडी पड़ जाएगी। तो व्यवस्थापिका का 2 सदन होना आवश्यक है। यदि मान लीजिए, एक छोटा सा और उदाहरण लीजिए, यदि मान लीजिए किसी माता पिता की एक ही संतान है तो वह एक संतान गड़बड़ी कर सकता है। आप इसको अन्यथा न लें, गड़बड़ी कर सकता है क्योंकि माता पिता दोनों का लाडला होता है। लेकिन मान लीजिए किसी माता पिता की 2 संतानें हैं तो वो दोनों संतानें एक दूसरे को नियंत्रण करेंगे, तो 1 से 2 भले। जैसे एक आंख से हमेशा 2 आंखें भली होती हैं। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे या आपसे कोई पूछे हाथी कैसा होता है, आप कहेंगे बहुत बड़ा होता है, और कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन 5 अंधे जब हाथी देखने जाते हैं तो पांचों अंधे अपने अपने ढंग से हाथी का विवरण पेश करते हैं। एक कहता है हाथी खंबे के समान होता है, दूसरा कहता है हाथी दीवार के समान होता है, तीसरा कहता है हाथी सांप के समान होता है, चौथा कहता है हाथी रस्सी के समान होता है, पांचवा कहता है हाथी सूपा के समान होता है, सूप के समान होता है। तो देखिए 2 आंख वाला व्यक्ति एक लाइन में बोल देता है कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, जबकि 5 अंधे जो कि देख नहीं सकते, केवल स्पर्श कर सकते हैं, वो हाथी का ज्यादा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति करते हैं। तो एक आंख से हमेशा 2 आंखें अच्छी होती हैं। तो 2 सदनावली व्यवस्था के पक्ष में तर्क और एक सदनी व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। जो एक का गुण है वही दूसरे का दोष है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपको